मित्रों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अलंकार काव्यलिंग अलंकार और आप देख रहे हैं संस्कृत लोक यूट्यूब चैनल। काव्यलिंग अलंकार संस्कृत के उन अलंकारों में से है जो संस्कृत की परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। इससे संबंधित बहुत सी परीक्षाओं में बहुत सारे प्रश्न आते हैं, ये आप सभी जानते ही हो। तो उन सभी प्रश्नों को हम अच्छे से हल कर पाएँ, उनमें हमें कोई परेशानी ना हो, समस्या ना हो, इसलिए हम यहाँ पर इस YouTube चैनल में यहाँ पर इस वीडियो में उसके बारे में सब कुछ ध्यान से पढ़ने वाले हैं। तो आप इसको आराम से देखें। देखिए, साहित्य दर्पण के अलंकारों की हमारी ये सीरीज़ है। इसमें हमने पहले कई सारे अलंकार पढ़ लिए हैं। यदि आप उनको भी पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। काव्यलिंग अलंकार संस्कृत के अलंकारों को 3 भागों में बांटा गया है, ये आप सभी जानते हैं। शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। आज हम जो अलंकार पढ़ रहे हैं वो हमारा अर्थालंकारों के अंतर्गत ही आता है मित्रों। तो आप ये समझ सकते हैं कि काव्यलिंग अलंकार अर्थालंकार के अंतर्गत है। ये एक प्रश्न सीधा पूछा जा सकता है कि काव्यलिंग अलंकार शब्दालंकार है या अर्थालंकार है अथवा उभयालंकार। तो आप कह सकते हैं कि यह अर्थालंकार के अंतर्गत आता है। तो आइए इसका हम सबसे पहले देखते हैं कि लक्षण क्या है। ये लक्षण हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे साहित्य दर्पण के अनुसार। विश्वनाथ कविराज द्वारा लिखित ग्रंथ साहित्य दर्पण, जिसमें कि संस्कृत से संबंधित अन्य भी बहुत सारी परिभाषाएं दी हुई हैं। वहाँ पर उन्होंने सभी अलंकारों की परिभाषा, लक्षण, उदाहरण दिए हैं। तो हम उसके अनुसार यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, साहित्य दर्पण में काव्यलिंग की परिभाषा है, हेतोर वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते। अर्थात वाक्यार्थ अथवा पदार्थ जहाँ किसी का हेतु हो वहाँ काव्यलिंग अलंकार होता है। सीधी भाषा में, सामान्य भाषा में हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पर एक बात कही जाए और उसकी पुष्टि के लिए दूसरी बात कही जाए, यानी कि उसका हेतु या कारण बताया जाए, वहाँ पर काव्यलिंग अलंकार होता है। तो जहाँ पर भी आपको ऐसी जगह दिखाई दे कि जहाँ पर एक पंक्ति में कुछ बात कही गई है और दूसरी पंक्ति में उसका कारण या हेतु दिया गया है, अथवा पहले हेतु दे करके फिर कोई बात कही गई है, तो इन दोनों ही परिस्थितियों में चाहे हेतु पहले बताया गया हो अथवा बाद में, वहाँ पर काव्यलिंग अलंकार होता है मित्रों। तो देखिए, इसका उदाहरण जो कि फिर से हमने साहित्य दर्पण से ही लिया है, उसको हम देखते हैं। त्वन्नेत्र समान कांति शलिले मग्नम तदिंदीवरम मेघेरंतरितः प्रिये तव मुख छायानुकारी शशि येपि त्वद्गमनानुसारि गतयस्ते राजहंसा गता त्वत्सादृश्य विनोद मात्रमपि मे देवेन न क्षम्यते। तो इसका हम थोड़ा आपको संदर्भ बता दें, तब इसकी हिंदी हम अच्छे से कर पाएंगे। यहाँ पर एक कोई नायक है जो कि नायिका को याद कर रहा है। वो कुछ चीज़ें देख देख करके नायिका को पहले याद करता था, क्योंकि नायिका उसके साथ नहीं है। तो नायिका से संबंधित जो वस्तुएं थी, नायिका के सदृश जो वस्तुएं थी, उनको देख करके नायक नायिका को याद किया करता था। जैसे कि वो कमलों को देख करके उसके नेत्रों को याद किया करता था। तो अब वो चीज़ें समाप्त हो चुकी हैं, जिन चीज़ों को देख करके वो नायिका की समानता से नायिका को याद किया करता था। तो वो उसका दोष विधाता को दे रहा है। देखिए, वो कहता है कि हे प्रिय, तुम्हारे नेत्र के समान कांति वाले नील कमल पानी में डूब गए। हे प्रिय, तुम्हारे मुख की छाया का अनुसरण करने वाला चंद्रमा, उसको बादलों ने ढक लिया। और जो तुम्हारी गति के समान
गति करने वाले राजहंस थे वे भी सब चले गए। देखो देखो देव कितना प्रतिकूल है, तुम्हारे सादृश्य के साथ भी मेरे विनोद को सहन नहीं करता। जिन जिन वस्तुओं को तुम्हारे सदृश समझकर मैं उनसे जी बहलाता था उन सबको विधाता ने दूर कर दिया। तो यहाँ पर नायक ये कहना चाहता है कि पहले मैं कमलों को देख कर के नायिका के नेत्रों को याद कर लिया करता था, मैं राजहंसों को देख कर के नायिका की गति को तुम्हारी गति को देख कर तुम्हारी गति को याद कर लिया करता था, और इसी तरह से मैं मेघों को देख करके तुम्हारे मुख को याद कर लिया करता था। लेकिन अब ये तीनों चीज़ें समाप्त हो चुकी हैं, तो उससे क्या है कि विधाता नहीं चाहता, क्योंकि विधाता नहीं चाहता, ये तीनों काम कार्य इसलिए हुए क्योंकि विधाता नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे सदृश वस्तुओं को देखकर भी अपना मन बहलाऊं। तो यहाँ पर जो ऊपर की 3 पंक्तियाँ थी, देखिए पहली पंक्ति ये वाली, दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति, इन तीनों पंक्तियों का कारण उन्होंने चतुर्थ पंक्ति में दिया है। तो क्योंकि यहाँ पर कारण और कार्य हुए हैं तो इसलिए यहाँ पर ये अलंकार हुआ है मित्रों। तो जहाँ पर भी आप इस तरह का देखें कारण और कार्य हुए हों तो वहाँ पर आप काव्यलिंग अलंकार समझ सकते हैं। तो मित्रों ये थी काव्यलिंग से संबंधित सारी उसकी परिभाषा, लक्षण, उदाहरण। मित्रों यदि आप इसी तरह के अन्य वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को देख सकते हैं। YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। आपको ये वीडियो पसंद आया है, इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। आप बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद मित्रों, जल्द ही मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।